नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। 3 नवंबर को जमीयत उलेमा हिंद की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ी सभा हुई, जिसको हालांकि नाम ये दिया गया था संविधान बचाओ सभा करके, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी मुहिम वक्फ को लेकर के थी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ को लेकर के जो बिल आया है उसको लेकर के। अब उस बैठक में या उस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलेमा हिंद और बाकी जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तक गिराने की धमकी जैसा संदेश दिया, और इसके लिए उन्होंने बताया कि उनकी रणनीति क्या है। और उनकी रणनीति है क्या? उनकी रणनीति में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार हैं, जो वहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद के जो चीफ सदर, मतलब कह लीजिए सदर, कह लीजिए अध्यक्ष, कह लीजिए अरशद मदनी साहब हैं। अरशद मदनी साहब ने कहा कि ये जो लोग हैं जिनकी बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार है, वो इस बिल को समर्थन नहीं करे। अगर समर्थन करेगी तो हम अपने लोगों को चुनाव में उस लिहाज से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब ये उसमें कुछ चीज़ें साफ तौर पर कही गई, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश की गई कि हम चुनाव में इसका परिणाम दिखा देंगे। और उसमें ये भी जताने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया और कांग्रेस को 99 तक पहुंचा दिया, उसका भी एक मतलब प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है अपनी ताकत के तौर पर। अब समझते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद का जो ये कह रही है कि संविधान बचाने की मुहिम में वो काम कर रही है, किस दृष्टि से ये जो वक्फ बिल है ये असंवैधानिक है, इसमें क्या असंवैधानिक काम हो रहा है, और क्यों हर समय जमीयत उलेमा ब्लैकमेलिंग करना चाहती है, जब वो किसी वक्फ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वक्फ किसी की भी ज़मीन को अपना दावा कर ले रहा है, वक्फ अपने गरीब लोगों की ज़मीन पर दावा कर ले रहा है, वक्फ उन ज़मीनों पर भी दावा कर ले रहा है जो 1500 साल पुराने मंदिर हैं, 400 साल 300 साल पुराने गांव या इस तरह की ज़मीनें जिनका कोई वक्फ से लेना देना नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेरी ढंग से, मनमाने ढंग से, चूँकि वक्फ में इस तरह का उलूल जुलूल पावर उनको दी गई है कि वो वक्फ के माध्यम से कोई भी ज़मीनें कब्जा कर ले रहे हैं। और वो भी इस मामले में जो मुसलमान समाज में भी जो पसमानदा है, वो इस वक्फ बिल में बदलाव करने के पक्ष में है, इसलिए कि ज़्यादा ज़मीनों पर बड़े बड़े लोग, उसमें जितने भी अशराफ वर्ग के लोग हैं, मतलब जो मुस्लिम समाज में बड़ी जातियों के लोग हैं, उनका कब्जा है और वो उस कब्जे से व्यक्तिगत फ़ायदा उठाते हैं, उससे कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि वक्फ जो है वो कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए लोग करते हैं, उससे कम्युनिटी को उससे सहूलियत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खैर, वो एक दूसरा विषय है कि उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इस पर चर्चा हम करते रहे हैं, कर भी चुके हैं। लेकिन आज ये जो पॉलिटिकल मामला है कि एक जो अपने आप को सियासत से अलग रखने वाला संगठन कहता है, जो अपने आप को ये कहता है कि उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, ये सब नैरेटिव बहुत कॉन्टेस्टेड हैं। ये एक तरफा कहा जाता है, इस पर जवाब नहीं आता है, उनकी तरफ से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, तो उन पर भी चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ बात करते हैं कि कोई भी सामाजिक संगठन क्या एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए मुहिम चला सकता है, या सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को जो जिसके लिए उसको जनता ने मैंडेट दिया है, अगर वो उसको पसंद नहीं है तो उसके लिए वो मैंडेट चला सकता है, और वो भी झूठ के सहारे, जैसा CAA में किया गया था। तो जो
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से बात निकल कर के आ गई वो यही थी, लगभग धमकी के तौर पर, कि सड़कों पर आ सकते हैं लोग, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार तक गिरा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने दो बड़े नामों की बात की, एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरी नीतीश, जैसा मैंने पहले कहा। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में भी सोच लेते हैं। ये दावा इसलिए भी किया गया कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उसके वह एक उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बैठक में शिरकत की और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के सेक्युलर क्रेडेंशियल की बात कही। निश्चित तौर पर सेक्युलर क्रेडेंशियल हर राजनीतिक दल अपनी बात करता है, लेकिन क्या सेक्युलर क्रेडेंशियल का मतलब ये होता है कि मुस्लिम जो दूसरा सबसे बड़ा मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी ब्लैकमेलिंग में या उसके सारे दबाव में सारे निर्णय उसके पक्ष में किए जाएं और उसका नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी या बाकी और देश के जो लोग हैं वो भुगतें? नहीं, ऐसा शायद मोदी रिजीम में नहीं होता हुआ दिख रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है जमीयत उलेमा जैसे संगठन के लिए, जो अब तक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग करते रहे। और ये जो पिछला बिल जिसमें बदलाव की बात हो रही है, ये भी उसी के तहत आया था, ये भी अपीसमेंट के तहत और ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा था। अब चंद्रबाबू नायडू की बात पहले करते हैं। चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना करके ये बोला गया कि वो कडप्पा में, आंध्र प्रदेश में एक बड़ी रैली करने वाले हैं जहां 4 लाख के आसपास मुस्लिम्स को लेकर के आएंगे, जमीयत उलेमा कह रही। ऐसी ही बात वो पटना में करने की बात कह रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार पर दबाव डाले। अब इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि लगभग 90% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है आंध्र प्रदेश की। तो अगर 90% का दबाव क्या दरकिनार करके और वो 8% के दबाव में चंद्रबाबू नायडू क्या झुक जाएंगे, या क्या इस तरह की ऐसी कोई परिस्थिति होने वाली है, या ऐसा संभव हो सकता है, जबकि वो लगातार वहाँ पर इस तरह का दबाव हो रहा है कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए? एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इसका उल्टा है। इस कानून के कारण बाकी सब लोग टारगेट हो रहे हैं, बाकी सब लोग नुकसान झेल रहे हैं, बाकी सब लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं। लोगों की ज़मीन, किसानों तक की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन वक्फ हड़प रही है। ये एक बड़ा माफिया बन गया है, लैंड माफिया बन गया है। तो क्या इस दबाव में, जमीयत उलेमा के दबाव में चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे? अब बिहार की बात करते हैं। अभी पिछले हफ्ते एनडीए की एक बैठक थी, उसमें नीतीश कुमार ने बोला कि जो भी धर्म के नाम पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय ही कुछ न हो, क्यों ना हो। अब इसमें एक और बात स्पष्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता दल यू के कैंडिडेट्स कुछ हारे हैं, उसमें स्पष्ट ये था कि उन लोगों ने आरजेडी और कांग्रेस को वोट किया है, जनता दल यू को वोट नहीं करते हैं बीजेपी के साथ जुड़ा होने के कारण। तो नीतीश कुमार को भी ये मुगालता नहीं है कि जहाँ पर उनकी स्थिति ऐसी होगी कि वो उनके पास आरजेडी को वोट करने का मौका है तो वो नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश कुमार चुनाव जीतेंगे तो जो बिहार के लगभग 82-83% हिंदू हैं, उन्हीं की बदौलत चुनाव जीतेंगे। छुटपुट सीटों पर जरूर उनका प्रभाव, थोड़ी जगह उनको वोट मिल सकता है जो उनके मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। और अगर ऐसा ही होता कि मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार को वोट करता है और नीतीश कुमार ही उनकी पहली पसंद है, तो किशनगंज सीट जरूर कभी न कभी जीते होते। आज तक वो किशनगंज सीट जनता दल यू नहीं जीत पाई है। तो क्या इस तरह की धमकी पर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू आएंगे? ये तो खैर जब 2025 में विधानसभा के चुनाव बिहार में होने हैं वो पता लगेगा, और शीत सत्र में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। लेकिन जिस तरह का दबाव एक गैर राजनीतिक दल सरकार गिराने की धमकी पर दे रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ब्लैकमेलिंग लंबे समय से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम जितने लीडर्स हैं वो करते रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब
एक और बड़ा दबाव बन गया है हिंदू मतदाताओं का। अगर आप उनको नज़रअंदाज करोगे तो वो भी आपको नज़रअंदाज करना सीख गए हैं। और ये बात न केवल नीतीश कुमार को समझ में आ गई है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ गई है, आ भी रही है। और यही बात जमीयत उलेमा जैसे संगठन भी समझ लें तो बेहतर है कि ये जो धमका करके, ब्लैकमेलिंग करके अपनी बात मनवाने का गलत तरीका है। चाहे सीएए को लेकर के जिस तरह से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी और झूठ फैलाया जा रहा था, वैसा ही झूठ वक्फ के मामले में फैलाया जा रहा है। तो क्या इनके दबाव में ये दोनों राजनीतिक दल आएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके खिलाफ है। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।